हेलो स्टूडेंट्स। माय नेम इज अजमतुर रहमान। और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ बेसिक्स के बारे में। जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ बेसिक्स, जो बेसिक्स का आपको इस्तेमाल करना है डे टू डे अकाउंटिंग। तो सबसे पहला बेसिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हम क्या सीखने जा रहे हैं? हम सीखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आपके दो तरीके से होती है। कितने तरीके से होती है? दो तरीके से, यानी हमारे पास अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के लिए दो मेथड है, यानी दो अप्रोचेस है। सबसे पहली अप्रोच आपकी होती है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमारी आती है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो सर, आपने हमें दो क्लासिफिकेशन के नाम बताए, यानी दो अप्रोचेस के नाम बताए जिसके बेस पे हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे। हम अकाउंटिंग करते समय वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स खोलते हैं और उन्हीं अकाउंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेस पे। तो सर, हमें कौन सी क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करना है जब भी हम अकाउंटिंग करें? देखो, जो प्रैक्टिकली आपको यूज करनी है, जो सबसे ज्यादा आपकी काम की है यहाँ पे, वो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। जी हाँ, आपको जो अकाउंटिंग करनी है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेस पे करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन यहाँ पे यूजलेस है। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा मैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। देखो, बेसिकली ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर आपके टीचर्स आपको कुछ रूल्स सिखाएंगे, ठीक है ना? तो टीचर्स आपको जो रूल सिखाएंगे अकाउंटिंग करने के, वो हमारे काम के बिल्कुल नहीं है अकाउंटिंग करते हैं। देखो, आपने सुना होगा या फिर आपने नहीं सुना होगा। देखो, नहीं सुना तो बहुत अच्छी बात है। अगर सुना है तो वो जो रूल्स के हिसाब से आप अकाउंटिंग कर रहे थे अभी तक, वो बिल्कुल ही यूजलेस है प्रैक्टिकली अकाउंट्स के अंदर। आपको जो क्लासिफिकेशन का यूज करना है वो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न क्लासिफिकेशन का यूज करना है जब आप एंट्रीज को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है? तो अगर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में आपने कुछ रूल्स सुन रखे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना? तो इन रूल्स का हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन से। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने अकाउंट्स को क्लासिफाई करा, यानी डिवाइड करा है 5 हेड्स के बेस पे। कितने हेड्स के बेस पे? 5 हेड्स के बेस पे हमने अकाउंट्स को क्लासिफाई कर रखा है। तो आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर इन पांचों हेड्स के नेचर के बारे में ध्यान रखना है। ओके। और अंडरस्टैंड करना है ये पांचों हेड्स होते क्या है। तो सबसे पहला हेड हमारे पास है एसेट। देखो, एसेट होता क्या है? एसेट हमारे पास जो रिसोर्सेस, हमारे पास का क्या मतलब है यहाँ पे, यानी बिजनेस के पास जो रिसोर्सेस है, जो फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, जो फ्यूचर में क्या देंगे, बेनिफिट देंगे किसी भी तरीके का। तो ऐसे रिसोर्सेस जो फ्यूचर में बेनिफिट दें, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एसेट बोलते हैं। बताओ, इतनी बात समझ आई? एसेट का क्या मतलब है? ऐसे रिसोर्सेज जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दें, सिंपल। और इसका नेचर होता है डेबिट। एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। देन अगला हेड है हमारे पास लाइबिलिटीज का। लाइबिलिटीज हमारी फ्यूचर की ऑब्लिगेशंस होती हैं। क्या होती हैं? फ्यूचर की ऑब्लिगेशंस होती हैं, यानी बिजनेस की फ्यूचर ऑब्लिगेशन, जो बिजनेस को फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। और इसका नेचर होता है क्रेडिट। लाइबिलिटी का क्या नेचर होता है? क्रेडिट होता है। देन अगला हेड हमारे पास आ गया कैपिटल। देखो, कैपिटल सिंपल सा, ओनर जो ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, ओनर बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे बोलते हैं कैपिटल। उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। कैपिटल का क्या नेचर होता है? कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। देन अगला हेड है हमारे पास एक्सपेंस। अगला हेड है हमारे पास एक्सपेंस। एक्सपेंस का सिंपल मतलब होता है जो आपके पास से बेनिफिट चला गया, बेनिफिट गिवन टू अर्न बेनिफिट या फिर रेवेन्यू, ऐसे बोल सकते हो आप। अच्छा, सिंपल भाषा में हम समझाएं, हमारे खर्चे। एक्सपेंस का हिंदी अनुवाद अगर आप पढ़ोगे तो उसे बोलेंगे खर्चे। लेकिन खर्चा हम हर चीज को नहीं मान सकते। खर्चा हम हर उस चीज को मानते हैं जिससे हमें बेनिफिट होता है। अगर हमारे पास से कुछ बेनिफिट गया और बदले में कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो उसे एक्सपेंस नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस। अच्छा सर, हमें एक बात समझ आई कि अगर हमारी जेब से कुछ पैसा जा रहा है और बदले में कुछ पैसा हम कमा पा रहे हैं उस चीज से, तो उसे एक्सपेंस बोलते हैं। अच्छा सर, एग्जांपल दे दिए इसका कुछ, एक्सपेंस का।
एक्सपेंस के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आप एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हो, ठीक है, एम्प्लॉय को आप क्या पे करते हो, सैलरी पे करते हो, या फिर आप रेंट पे करते हो बिजनेस में, ठीक है, आपने एक जगह ले रखी है जहां पे आपका बिजनेस का हेड ऑफिस है, और वो जगह आपकी रेंट पे है, तो उसके बदले जो रेंट पे करोगे वो भी आपका क्या है, खर्चा है। क्यों? क्योंकि आप रेंट पे करके उस जगह का इस्तेमाल कर रहे हो, और उस जगह का इस्तेमाल करके आप पैसा कमा रहे हो, यानी एक तरीके से आप फायदा कमा रहे हो। तो अगर फायदे के बदले फायदा मिले तो उसे बोलते हैं खर्चा। फायदे के बदले क्या मिले, फायदा मिले, उसे बोलते हैं खर्चा। और अगर फायदे के बदले कुछ भी ना मिले तो उसे बोलते हैं नुकसान। बताओ, इतनी बात समझ आई? और एक्सपेंस और लॉस दोनों का ही नेचर हमारा डेबिट होता है। एक्सपेंस और लॉस दोनों का ही नेचर हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। देन हमारे पास अगला हेड है रेवेन्यू का। अगला हेड है हमारे पास रेवेन्यू का। देखो सिंपल सी बात, रेवेन्यू क्या होती है? रेवेन्यू है ना, बिजनेस के अंदर जो भी आप फायदा कमा रहे हो, ठीक है, उसे रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस की इनकम कह सकते हो आप इसे। क्या बोल सकते हो आप? इनकम। यानी बिजनेस जो इनकम कमाता है, फायदा कमाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे रेवेन्यू बोलते हैं। हालांकि इनकम और रेवेन्यू में फर्क होता है, वो आगे चल के हम समझेंगे। अभी के लिए आप याद रखो कि रेवेन्यू का मतलब फायदा, यानी जो आप इनकम कमा रहे हो। और फायदे का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। अच्छा, मैंने आपको 5 हेड्स के बारे में बताया, इनका मीनिंग बताया और इनका नेचर बताया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कुछ पॉजिटिव का साइन लिख रखा है। देखो, ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिख रखा है। एसेट्स है, अगर एसेट्स है, एसेट्स का नेचर होता है डेबिट, तो ये डेबिट एसेट के लिए पॉजिटिव का साइन है। किसका साइन है? पॉजिटिव का साइन है। यानी अगर एसेट को मुझे बढ़ाना होगा, अगर एसेट को मुझे बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा, तो मैं उसे करूंगा डेबिट। अगर एसेट को मुझे बढ़ाना होगा, ठीक है, यानी इंक्रीज करना होगा, तो उसे करूंगा मैं डेबिट। लेकिन अगर एसेट को मुझे घटाना होगा, यानी कम करना होगा, तो उसे मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। बिल्कुल सही। बताओ, इतनी बात समझ आती है? एसेट्स को अगर मुझे इंक्रीज करना होगा तो मैं उसे करूंगा डेबिट, क्योंकि इसके लिए पॉजिटिव का साइन क्या है, इसका नेचर क्या है, डेबिट है। देखो, आपको एक बार नेचर याद हो गया ना, तो इंक्रीज और डिक्रीज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो एसेट का नेचर डेबिट है, एसेट को इंक्रीज करना है ना, तो जो नेचर है वही कर दो। यानी अगर एसेट का नेचर डेबिट है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और अगर डिक्रीज करना है, डिक्रीज करने के लिए जो उसका नेचर है वो अपोजिट याद रखो। अगर नेचर एसेट का डेबिट है, तो इसको डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ऐसे ही लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट है। लाइबिलिटीज का नेचर अगर क्रेडिट है, तो लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर लाइबिलिटी को डिक्रीज करना है, लाइबिलिटी को क्या करना है? डिक्रीज करना है, तो उस केस में हम क्रेडिट डेबिट करेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ऐसे ही कैपिटल है। कैपिटल का नेचर क्या है? क्रेडिट है। क्रेडिट हम करेंगे बढ़ाने के लिए, यानी अगर इंक्रीज करना है तो हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर हमें कैपिटल को डिक्रीज करना है, तो उस केस में हम डेबिट करेंगे, यानी इसका अपोजिट। ठीक है। एक्सपेंस का नेचर डेबिट है, इसे इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और अगर एक्सपेंस को घटाना होगा, डिक्रीज करना होगा, तो उस केस में क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही रेवेन्यू का नेचर क्रेडिट है। रेवेन्यू को इंक्रीज करना है तो उसे क्रेडिट करेंगे, जो नेचर है वही कर दो। क्रेडिट नेचर है तो क्रेडिट कर दो। और अगर डिक्रीज करना है, तो अपोजिट नेचर से डिक्रीज करोगे। यानी अगर मुझे रेवेन्यू को कम करना है, यानी डिक्रीज करना है, तो उस केस में रेवेन्यू को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। बताओ, यहाँ तक बात समझ आती है आपको? बिल्कुल ईजी है, ज्यादा दिमाग लगाने का खेल ही नहीं है। आपको 5 हेड्स का नाम याद रखना है, इनका मीनिंग याद रखना है, और इनका नेचर याद रखना है। तो बच्चों, जैसा कि आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन को मेरे साथ समझ चुके हैं, आपने इसके अंदर 5 हेड्स पढ़े, यानी 5 अकाउंट्स पढ़े, उनका मीनिंग समझा और उनका नेचर समझा। अब बस हम एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेंगे इंक्रीज और डिक्रीज कैसे किया जाता है। जैसे कि आपके पास सबसे पहला अकाउंट है एसेट का। सबसे पहला अकाउंट है आपके पास किसका? एसेट का। एसेट का नेचर क्या होता है? एसेट का नेचर सर डेबिट होता है। अच्छा, एसेट का नेचर अगर डेबिट होता है तो उसे इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बिल्कुल सही। और अगर उसे डिक्रीज करना है, यानी अपोजिट, तो क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल सही। ऐसे ही लाइबिलिटीज का नेचर क्या है? लाइबिलिटीज का नेचर सर क्रेडिट होता है, आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो लाइबिलिटीज का नेचर अगर क्रेडिट होता है, तो उस केस में इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। और डिक्रीज करने के लिए, देखो, डिक्रीज करने के लिए नेचर अपोजिट कर दो। क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है? डेबिट होता है। तो डिक्रीज करने के लिए लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे। बिल्कुल सही। ऐसे ही कैपिटल। कैपिटल का नेचर क्या होता है आपके पास? कैपिटल का नेचर सर क्रेडिट होता है।
तो इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और ऐसे ही कैपिटल को अगर हमें डिक्रीज करना होगा तो डेबिट कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही आपके पास अगला हेड है एक्सपेंस। एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस का नेचर सर डेबिट होता है। ठीक है, तो डेबिट कर दो बढ़ाने के लिए। और अगर घटाना एक्सपेंस को तो क्रेडिट कर दो। ठीक है। लास्ट हमारा अकाउंट बच गया रेवेन्यू। देखो रेवेन्यू का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो इंक्रीज करने के लिए रेवेन्यू को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और डिक्रीज करने के लिए डेबिट करेंगे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो चलिए अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है द फॉलोइंग अकाउंट्स। जितने भी अकाउंट्स हमें दे रखे हैं इन्हें क्लासिफाई करना है इनटू 5 हेड्स। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। ठीक है। तो पहला अकाउंट आपको क्या दे रखा है, रेंट दे रखा है। देखो रेंट हमने प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, रेंट आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस कैसे होता है रेंट, आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ली, ठीक है ना, उसके बदले आप पैसा दे रहे हो किसको, लैंडलॉर्ड को। तो उस बिल्डिंग का यूज करोगे ना, बिजनेस करोगे वहां पे, और वहां से क्या कमाओगे, पैसा कमाओगे। तो रेंट आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो इसे एक्सपेंस के कॉलम में लिख देंगे। देन नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। देखो जैसे रेंट आपका खर्चा होता है वैसे ही आपका एक इलेक्ट्रिसिटी नाम से भी खर्चा होता है। जो आपने प्रेमिसेस रेंट पे ले रखी है वहां पे आप बहुत सारे अप्लाइंसेस यूज करते हो, लाइक लाइट्स एंड फैंस एंड मशीनरी वगैरह प्रोडक्शन के लिए। तो आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आगे फायदा जनरेट कर रहे हो ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भी आपके लिए क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। तो इसे भी कहा लिखेंगे हम, एक्सपेंस के कॉलम में लिखेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर। देखो फर्नीचर आपके लिए ना एसेट होता है। अब जो प्रेमिसेस आपने रेंट पे ले रखी है वहां पे आपने फर्नीचर लगवा लिया, मान लो सोफा वगैरह, जिस पे आके कस्टमर वगैरह बैठते हैं या फिर आप खुद बैठते हो। तो बताओ ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे ना, फ्यूचर तक बेनिफिट देंगे। तो फर्नीचर आपको फ्यूचर तक बेनिफिट देगा, यानी ये आपके लिए क्या है, एसेट है। ठीक है। तो इसे हम कहाँ लिख देंगे, एसेट के कॉलम में लिख देंगे, फर्नीचर। देन नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास क्रेडिटर। देखो क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे आप उधार पे सामान खरीदते हो बिजनेस के अंदर, यानी बिजनेसमैन ने एक पर्सन से उधार पे सामान खरीदा, गुड्स उधार पे खरीदे, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। अब ये बताओ क्रेडिटर आपके लिए फ्यूचर ऑब्लिगेशन बन गई नहीं बन गई, फ्यूचर में आपको क्रेडिटर को पेमेंट करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी सर। तो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस को हमने क्या नाम दिया था, बिल्कुल सही, लाइबिलिटी बोला था हमने फ्यूचर ऑब्लिगेशंस को। तो क्रेडिटर आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। तो क्रेडिटर को कौन से कॉलम में लिख देंगे हम, लाइबिलिटी के कॉलम में लिख देंगे, क्रेडिटर। देन नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास डेटर का। देखो डेटर वो पर्सन होता है जिसको हम उधार पे सामान बेचते हैं। डेटर वो पर्सन होता है जिसको हम उधार पे सामान बेचते हैं। यानी हमने सामान बेचा किसी पर्सन को, उसके पास पैसे नहीं थे, तो हमने कहा कोई बात नहीं कल परसों दे देना, तो उधार पे वो सामान हमसे ले गया। तो मुझे एक बात बताओ, कल परसों यानी फ्यूचर में आपको इससे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो फ्यूचर में जो बेनिफिट देने वाले रिसोर्सेस होते हैं उसका नाम हमने क्या जाना था, हाँ बिल्कुल सही, इसे हम क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। तो डेटर हमारा क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। तो इसे हम कहाँ लिख देंगे, एसेट के कॉलम में लिख देंगे, डेटर। देन नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास क्या है, कैश। देखो कैश जब भी बिजनेस के पास पड़ा होता है ना, तो ये बिजनेस के लिए हमेशा एसेट होता है। क्या होता है, बिजनेस के लिए एसेट होता है, क्योंकि देखो जब तक कैश पड़ा है आप यूज नहीं कर रहे तब तक कैश आपको कोई फायदा नहीं देगा, आपके पास ऐसे ही आइडल पड़ा है वो। लेकिन जैसे ही आपने कैश को खर्च करा, आपको क्या दे जाएगा, फायदा दे जाएगा किसी भी तरीके से। तो उसे क्या बोलेंगे हम, कैश को एसेट बोलेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर में ही रियलाइज हो सकता है, अभी अगर पड़ा है तो आपके पास। तो कैश हमारा क्या है, एसेट है। तो इसे कहाँ लिख देंगे, एसेट के कॉलम में लिख देंगे, कैश को। देन नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अकाउंट है सर हमारे पास लोन। देखो लोन, लोन नाम से ही समझ जाना है आपके ऊपर क्या है, आपकी सरदर्दी है, आपके ऊपर लाइबिलिटी, एक तरीके से फ्यूचर ऑब्लिगेशन है आपकी। क्या है ये आपकी, फ्यूचर ऑब्लिगेशन। और हमने समझा था फ्यूचर ऑब्लिगेशन का हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर ऑब्लिगेशन को हम बोलते हैं लाइबिलिटी। तो ये कहाँ जाएगा, लोन, बिल्कुल सही, लाइबिलिटी के कॉलम में जाएगा। तो लाइबिलिटी के कॉलम में हम क्या लिख देंगे, लोन। देन नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन।
नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। देखो, ये जो आप लोन लेते हो बैंक वगैरह से या फिर किसी थर्ड पर्सन से, ये आता है एक कॉस्ट के साथ। किसके साथ आता है, एक कॉस्ट के साथ। और ये जो कॉस्ट होती है, जो क्या नाम है, जो पर्सन लोन ले रहा है उसके लिए इस कॉस्ट को बोला जाता है खर्चा। क्या बोला जाता है, खर्चा, एक्सपेंस होता है तुम्हारे लिए एक तरीके से। क्योंकि आपने लोन लिया, सामने वाला फ्री में तो पैसा दे नहीं देगा आपको, आपको उसके बदले उसे कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी पीरियोडिकली। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। तो ये आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। क्योंकि लोन लेने के लिए आपको ये पे करना पड़ रहा है ना। फायदा, एक तरीके से फायदा मिल रहा है ना, आपको पैसे मिल रहा है। उसके बदले आपको क्या देना पड़ता है, कुछ पैसा देना पड़ता है इंटरेस्ट के नाम से। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, खर्चा बन जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन को हम कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंस के कॉलम में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा अकाउंट है, नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास डेप्रिसिएशन। देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का सिंपल मतलब होता है जो हमारे एसेट पे, जो हमारे एसेट पे गिरावट आ रही है, यानी उसकी वैल्यू में गिरावट आ रही है। एसेट की वैल्यू में जो गिरावट आती है उसे क्या बोलते हैं, हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और ये आपके लिए हमेशा एक्सपेंस होता है। क्या होता है ये आपके लिए, एक्सपेंस होता है। तो डेप्रिसिएशन जब भी आपको दिखे, इसे कहाँ लिखना है, हमें एक्सपेंस के कॉलम में लिखना है। क्यों, क्योंकि देखो, होता क्या है, डेप्रिसिएशन एसेट का वो पोर्शन होता है। डेप्रिसिएशन एसेट का वो पोर्शन होता है जो आपको बेनिफिट दे चुका, जो आपको बेनिफिट क्या कर चुका, दे चुका। तो अगर मैंने मशीनरी खरीदी है, जितने अमाउंट से वो मुझे फायदा दे चुकी, उतना अमाउंट वो मेरे मेरे लिए डेप्रिसिएशन बन जाता है। और मैं उसे मशीनरी में से माइनस कर देता हूँ। ठीक है ना, वो मेरे लिए एसेट नहीं रहता, वो मेरे लिए क्या, किस में रियलाइज हो जाता है, एक्सपेंस में रियलाइज हो जाता है एक तरीके से। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन को हम कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंस के कॉलम में लिखेंगे, डेप्रिसिएशन। देन नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास क्या है, सेल्स। नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास क्या है, सेल्स। देखो, आप सामान बेचते हो, आपको पैसे मिलते हैं, एक तरीके से आपका फायदा है। जब भी बिजनेसमैन सामान बेचेगा तो उसे पैसे मिलेंगे, उसे फायदा हो रहा है। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, रेवेन्यू। क्या बन जाएगा आपके लिए, रेवेन्यू। तो इसे कहाँ लिखेंगे, सेल्स को हम रेवेन्यू के कॉलम में लिखेंगे। तो रेवेन्यू के कॉलम में हम क्या लिख देंगे, सेल्स। नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास है कमीशन पेड। नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास क्या है, कमीशन पेड। देखो, आप कुछ काम करा रहे हो किसी थर्ड पर्सन से, उसके बदले वो कुछ पेमेंट ले रहा है। जैसे मान लो, आपने एक एडवाइजर की मदद ली, जिसे मार्केट की नॉलेज थी। जिसे किसकी नॉलेज थी, मार्केट की नॉलेज थी कि कहाँ पे रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा। तो एडवाइजर ने जो आपको सर्विस दी, किस चीज की सर्विस दी, आपको नॉलेज दी उसने एक तरीके से, कि किस मार्केट में सामान आपको रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा। तो उसके बदले वो कमीशन चार्ज करेगा। क्या चार्ज करेगा, कमीशन चार्ज करेगा। तो जो आपने उसको कमीशन दी नॉलेज गेन करने के लिए, बताओ, फायदा गया जेब से, फायदा गेन करने के लिए। तो इसे क्या बना लेंगे हम, हाँ बिल्कुल सही, हम इसे क्या बना लेंगे, एक्सपेंस बना लेंगे। और इसे कहाँ लिख देंगे, एक्सपेंस के कॉलम में। कमीशन पेड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक बहुत ईजी है सब कुछ। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा अकाउंट है, कमीशन रिसीव्ड। ऐसे ही मान लो आपने किसी को एडवाइजरी सर्विस दे दी बिजनेस में, है ना, और उसके बदले आपने उससे कमीशन चार्ज कर ली। इस बार आपको कमीशन पे नहीं करनी पड़ रही, आपको कमीशन रिसीव हो रही है, यानी आपको फायदा मिल रहा है। फायदे कहाँ जाते हैं, बताओ, फायदे हमारे क्या होते हैं, रेवेन्यू होते हैं। तो कमीशन रिसीव्ड को हम कहाँ लिख देंगे, रेवेन्यू के कॉलम में लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे, रेवेन्यू के कॉलम में। रेवेन्यू के कॉलम देखेंगे हम, और वहां लिख देंगे कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास फ्रीट। फ्रीट या कैरेज। देखो, फ्रीट या कैरेज क्या होता है ये, जो आप मान लो मार्केट में गए सामान खरीदने, रॉ मटेरियल वगैरह। रॉ मटेरियल आपने अच्छे खासे क्वांटिटी में लिया, और आप उसको ट्रांसपोर्टेशन जो कराओगे ठेले वगैरह पे, किस पे, ठेले वगैरह पे आप, तो
बदले में जो पेमेंट करते हो ठेले वाले को उसे बोलते हैं फ्रीट या फिर कैरेज। ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है एक तरीके से। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो आप खर्चा पे कर रहे हो यानी एक्सपेंस पे कर रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, एक्सपेंस बन जाएगा बिजनेस में। ठीक है ना, तो फ्रीट या कैरेज को हम कौन से कॉलम में लिख देंगे, एक्सपेंस के कॉलम में लिख देंगे। फ्रीट या फिर कैरेज। नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास स्टॉक। नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास क्या है, स्टॉक। देखो, बिजनेस के पास कुछ स्टॉक पड़ा है, यानी जो आप सामान खरीद के लाए थे या आपने जो प्रोडक्शन करा साल भर में, ठीक है ना, वो मान लो पूरा नहीं बिक पाया। जैसे मान लेते हैं आपने प्रोडक्शन की 10,000 यूनिट्स की। कितनी यूनिट्स की, 10,000 यूनिट्स की। लेकिन साल भर में आप बेच पाए सिर्फ और सिर्फ 8,000 यूनिट्स। 8,000 यूनिट्स आपने बेच दी। तो मुझे इतना बताओ, 10,000 आपने बनाई, 8,000 बेच दी, बची कितनी, 2,000। तो 2,000 यूनिट्स जो आपकी नहीं बिकी, 2,000 यूनिट्स जो आपकी नहीं बिकी यानी अनसोल्ड रह गई, तो वो स्टॉक जो आपके पास पड़ा है, आज तो नहीं बिक पाया यानी इस साल तो नहीं बिक पाया, क्या फ्यूचर में भी नहीं बिकेगा। बिल्कुल सर, हम फ्यूचर में बेचेंगे, है ना। नहीं बिकेगा क्या मतलब होता है, हम तो बेचेंगे। तो स्टॉक जो आपके पास अनसोल्ड है यानी पड़ा है बिजनेस के पास, वो बिजनेस के लिए क्या होता है, एक एसेट होता है। क्यों, क्योंकि वो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देगा। इस साल तो नहीं दे पाया, लेकिन अगले साल तो देगा। अगले साल नहीं दे पाएगा तो उसके अगले साल देगा, है ना। आप बेचने की कोशिश तो करोगे, ऐसा थोड़ी उसे फेंक दोगे। तो स्टॉक आपके लिए क्या है, स्टॉक आपके लिए एसेट है। तो इसे कहाँ लिख देंगे हम, एसेट के कॉलम में लिख देंगे, स्टॉक। नेक्स्ट अकाउंट आपके पास क्या है, नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास सर सैलरी। देखो, आप जो बिजनेस चला रहे हो, बिजनेसमैन हो, है ना, क्या आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज वगैरह नहीं लगेंगे क्या काम करने के लिए, बिल्कुल लगेंगे सर। हमारा जो बिजनेस है उसमें मैंने 2-3 एम्प्लॉय रख रखे हैं मान लो। ठीक है ना, तो जो एम्प्लॉय को आप पैसा दोगे, है ना, उनकी तनख्वाह दोगे, उसे क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। और ये सैलरी आपके लिए हमेशा एक्सपेंस रहेगी, क्या रहेगी, एक्सपेंस रहेगी। यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो या ना कि बिजनेस को सैलरी मिल रही है, बिजनेस को सैलरी नहीं मिलती, बिजनेस कमाता है प्रॉफिट। बिजनेस क्या कमाता है, प्रॉफिट। तो ये जो सैलरी आप दे रहे हो ना अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो, तो ये आपके लिए क्या रहेगा, हमेशा एक्सपेंस रहेगा। तो सैलरी को कहाँ लिखना है हमें, एक्सपेंस के कॉलम में लिखना है, सैलरी। एंड लास्ट अकाउंट हमारे पास क्या बचा, लास्ट अकाउंट है हमारे पास वेजेस। देखो, वेजेस भी सैलरी की ही तरह एक मॉनेटरी पेमेंट होती है आपके एम्प्लॉयज को यानी आपके वर्कर्स को। बस फर्क इतना होता है, ये जो सैलरी है ना, ये ऑफिस वर्कर वगैरह को दी जाती है, जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आपके वर्कर्स वगैरह लगे हुए हैं, आपके सैलरीड एम्प्लॉयज लगे हैं, उनको सैलरी पे की जाती है। और वेजेस में इतना फर्क होता है कि ये जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं ना, फैक्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं, उनको जो मॉनेटरी पेमेंट होती है, उनको जो क्या होती है, मॉनेटरी पेमेंट होती है, उसे बोलते हैं हम वेजेस। उसे क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। ले दे के ये तुम्हारे लिए क्या है, खर्चा है। तो इसे कहाँ लिखोगे, एक्सपेंस के कॉलम में लिखोगे। तो वेजेस भी कहाँ लिख देंगे हम, वेजेस भी हम सर एक्सपेंस के कॉलम में लिख देंगे। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन हो सकता है समझ आया हो। ठीक है ना, एक बार इसको आप रिवाइज कर लेना। मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपकी टिप्स पे आ जाएगी, और अगर ये टॉपिक आपके टिप्स पे आ गया तो आपको अकाउंटिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, आपके लिए अकाउंटिंग ईजी हो जाएगी। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कोई चीज डेबिट कब होती है और कोई चीज क्रेडिट कब होती है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा। ओके, थैंक यू।